प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। अभी कुछ देर पहले यह खबर मौसूल हुई है कि दो नामों पर इत्तफाक किया गया या बल्कि मंजूरी दी गई है पीटीआई की तरफ से। जुडिशल कमीशन है जिसने अब आईनी बेंच बनाना है और फिर उस सारे मामला 26वीं तरमीम के बाद जिसको लेकर चलना है। तो ये जो जुडिशल कमीशन है उसमें उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, इन दोनों के नाम की मंजूरी आ गई है और ये उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये तो पहले ही इत्तफाक पीटीआई उसूली तौर पर इसे कर चुकी है और तमाम लीडरशिप इस पर मुत्तफिक है कि जुडिशल कमीशन में बैठना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस पर वजाहत भी दी जा चुकी है। आज की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि हुकूमत ने तो 11 बंदे खरीदे हुए थे, अगर हम ये वोट ना करते तो भी तरमीम तो मंजूर हो जानी थी, लेकिन फिर वो जिस शक्ल में होती वो बड़ी ख़तरनाक होती, वो बड़ा गंदा मुसवदा होता जो कि मंजूर होने जा रहा था। इससे तासुर ये मिलता है कि मौलाना ने तो मजबूरी में वोट किया है, ना कि उसूली तौर पर एक मुसवदे से इत्तफाक करते हुए दिया। उनसे तासुर तो ये मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आखिरी दिन तक मौलाना अपनी शराइत पेश कर रहे थे और फिर जिस मुसवदे पर मुत्तफिक हुए थे उस मुसवदे के बारे में यही कहा गया था कि अब हमने इसका जहर निकाल दिया है और एक अच्छा मुसवदा पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या उस अच्छे मुसवदे पर भी मजबूरी में वोट किया मौलाना ने? यह बड़ा अहम सवाल है। काजी फैसल साहब के खिलाफ एहतजाज हुआ लंदन में और उनके खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने का फैसला किया है और नादरा से कहा है कि इनकी शनाख्त की जाए और फिर इनका पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाए। ये सज़ा इन लोगों के लिए उस पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया है वजारत दाखिला की तरफ से। और फिर दूसरी काजी फैसल साहब के हवाले से अहम खबर यह है कि अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने आज एक पटिशन की है। वो बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं उसकी जो यादगार तामीर करा के गए हैं काजी फैसल साहब, रिटायरमेंट के रोज़ उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। उस पर 7 सवाल उन्होंने रखे हैं सामने कि ये इसकी मंजूरी किसने दी, ये कैसे आपने जो है वो कहाँ से कौन से कानून के तहत आपने इसको तामीर कराया या मंजूरी ली, फंड्स कहाँ से आए, वो तमाम तफसीलात मांगी गई हैं। तो इस पर भी बात करते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा ये क्यों हो रहा है, कितने जजेस आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं, हामिद खान ग्रुप हार गया है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में बैरिस्टर साद रसूल साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पीटीआई के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मैं शुरू करना चाहूँगा मौलाना साहब के उसी बयान से जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। 56 क्लासेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं, से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोट उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। दिलचस्प बात यह है कि 2 रोज पहले मौलाना ने यह कहा भी था कि अगर हमारे लोगों की पकड़ धकड़ की गई, अगर हमारे लोग खरीदे गए तो फिर हम किसी भी सूरत में वोट नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने वोट किया और इसी वजह से किया कि उनके लोगों को खरीद लिया गया था। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है बैरिस्टर साहब। देखिए, वाइज सबूत लाए जो मैके जवाज में, तो इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। जिन लोगों का मौलाना साहब के ऊपर पूरा एतबार था कि वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर इस पूरी तरमीम को वोट नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो उस वक़्त भी खाम ख्याली थी और अब शायद फ्यूचर के अंदर भी खाम ख्याली रहे। मौलाना साहब के बयान को अगर देख लिया जाए तो उनका ये कहना है कि मैंने जहर इसमें से निकाल दिया। इस पूरी तरमीम में इफ़ेक्टिवली जो जुडिशल साइड पे है, वैसे तो इसके अंदर और भी तरमीम थी, शायद उनका मकसद सिविलियन ट्रायल्स का हो, लेकिन जुडिशल साइड के ऊपर जिसके ऊपर सारा फोकस था, जिस पे हम सब बहस करते रहे, उसमें से जो एक चीज़ वो निकाल पाए हैं वो सिर्फ काजी फायज़ ईसा है। उसके अलावा हुकूमत को उनकी मर्जी की, उनकी मेजॉरिटी की जुडिशल कमीशन मिला। हुकूमत की मर्जी की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मुतनासिब नुमाइंदगी से उनको पार्लियामेंट्री कमेटी मिली। हुकूमत ने 2 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके एक चीफ जस्टिस की तैनाती की। वो बहुत अच्छे चीफ जस्टिस हैं, लेकिन 2 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके तैनाती की। हुकूमत इस वक्त भी मज़ीद जुडिशल कार्रवाइयों के ऊपर बात कर रही है, जैसे कि अफवाहें आजकल के अंदर चल रही हैं कि शायद कुछ कोर्ट पैकिंग की जाए या जिसका नंबर इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो अगर मौलाना साहब का ये ख्याल है कि इस तरमीम के अंदर जहर मौजूद नहीं है,
तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो कामरान मुर्तज़ा साहब से बात कर लें, वो उनको बताएंगे कि शायद इसमें जहर है, कुछ जहर तो निकाला गया हो। इस हद तक कि आप काजी फाइज ईसा साहब को जहर कहें तो वो तो निकाले गए जुडिशल साइड से, लेकिन जो स्ट्रक्चर का जहर था, जिस प्रिंसिपल के खिलाफ बात चली थी कि हुकूमत जो आईनी मुकदमात में साइल होती है अदालत के सामने, वो हुकूमत एज साइल खुद बेंच नहीं पिक करेगी, खुद अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगाएगी, वही जुडिशल कमीशन जजेस लगाएगा जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी है इफेक्टिवली। लेकिन मौलाना का ये मानना कि मौत थी वो और ये बुखार है, यानी मौत दिखा के बुखार पर राजी हुए हैं मौलाना, तो देखिए ये बात तो फिर ये तो फिर कहीं पे अगर हम उसूलों के ऊपर सियासत में बात नहीं करेंगे तो ये बात कहीं रुकेगी नहीं। अगर हुकूमत ये प्रपोजल करती कि काजी फाइजा साहब चीफ जस्टिस भी रहेंगे और 90 साल की उम्र तक रहेंगे, तो फिर मौलाना मान जाते कि नहीं 68-60 साल के ऊपर काफी है कि वो मौत थी और हमने जहर कर दिया। इस तरह तो कहानी कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आपको बुखार कबूल है जहर की जगह, तो अगली दफा आप बंदा 2 बोतलें जहर की आएगा, फिर आप क्या कहेंगे सिर्फ 1 बोतल पी। बिल्कुल सही है। लेकिन आखिरी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस के पास होने से पहले, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे, डॉक्टर साहब आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब ने कि हमें उसूली तौर पर तो अब इससे इत्तफाक है, यानी हमारा कोई इख्तलाफ इस पर नहीं रहा, और लेकिन हम कुछ और वजूहात की बिना पर वोट नहीं करने जा रहे। तो ये जो मौलाना और पीटीआई का इत्तफाक था, ये इस मुसव्वदे पर उसूली तौर पर था या मजबूरी में हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, अभी साद साहब की बात वो कर रहे थे, और जैसे मेरे ख्याल में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा था कि हमें काला सांप बीच में नज़र आया था। तो वो काला सांप तो निकाल दिया, लेकिन जहर पीछे रह गया है। ठीक है। अच्छा, जो आपने पॉइंट किया उसमें ये था कि आपको याद होना चाहिए कि बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा हुआ है, मौलाना साहब ने भी ये कहा हुआ है, हर एक ने ये कहा है कि जो एक्चुअल एग्रीमेंट था उसमें जिन 2 सीनियर मोस्ट चीफ जजेस की ये बात कर रहे हैं, उनमें चीफ जस्टिस साहब जो सीनियर मोस्ट थे, जो प्यूनी जज थे, ही वाज सपोज्ड टू बी द चीफ जस्टिस। ठीक। सो इसका मतलब है ये आखिर में उस मीटिंग से 5 मिनट पहले उसमें जहर डाल दिया गया था। नहीं, लेकिन उसमें जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें तो 2/3 अक्सरियत से जैसे वो वैसे भी होना था, वो वैसे भी होना था। देखिए, एक चीज़ होती है एग्रीमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कि जेंटलमैन्स वर्ड ऑफ ऑनर, लेकिन मौलाना साहब भूल गए कि ही इज़ नॉट डीलिंग विद दी जेंटलमैन्स वर्ड ऑफ ऑनर वाले लोग हैं। दीज आर क्रुक, ये लोग क्रुक्स हैं, ये लोग डकैत हैं, चोर हैं, इनका काम ही चोरी है, इनका काम ही डकैती है। मौलाना साहब ने कहा है कि 5 मिनट पहले हमें बताया ही नहीं गया था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे। उन्होंने कहा था, हमारे साथ ये वादा किया गया था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, ये उन्होंने पहले कहा हुआ है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि वो कह रहे हैं कि हमें ये जो हमने थोड़ा सा, देखिए इस तरह है कि मौलाना साहब एक रिलीजियस सेक्ट को लीड भी करते हैं। मैं अगर उस लिहाज से उसवा हसना को सामने रखूं, तो मेरे पास मिसाल है कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए। एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। मगर आपने भी तो इत्तेफाक किया ही ना सर जी, मौलाना से बैरिस्टर गौहर ने कहा था ना कि हम इत्तेफाक करते हैं। हमें इस तरह है कि जो मौलाना साहब ने हमें बातें बताई थी कि ये है, उन चीज़ों में इत्तेफाक हुआ होगा, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो आप देख रहे हैं मैंने भी वो देखा सुना, इत्तेफाक था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने, अब ये याद रखें, जो हम तो डायरेक्ट गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी के साथ तो हम बैठे ही नहीं है ना, तो हम तो मौलाना, जब उन्होंने मौलाना साहब के साथ कर दिया तो फिर तो हमें तो वो सेकंड वो आ रहा था ना, हमें तो वो नहीं था, हम तो मौलाना साहब के इन्फॉर्मेशन आपके पास हमें पास नहीं थी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नंबर 2, अगर हम वहां बैठे होते तो हो सकता है हम बॉडी हो सकता है हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाते कि ये अलग खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में तो बहरहाल आप थे ना जी, वहां पर भी तो मुसव्वदा आया ही था। पार्लिमान की जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी थी, मुझे नहीं मालूम कि उसमें मुसव्वदे में क्या, क्योंकि ये याद रखिए ये आखिरी वक्त तक एक मुसव्वदा नहीं था, 10-12 थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर मौलाना साहब
को जितना नुकसान इस चीज़ से हुआ है, अगर मौलाना साहब फ़र्ज़ करे ये उसके बगैर लेकर आ रहे होते, मैं ये समझता हूँ अगर मौलाना साहब बजाय वोट देने के और अगर उनकी कोई बिक रहा है ना, मौलाना साहब हमारे साथ आके हम लोग एहतजाज के लिए खड़े हो जाते, मैं देखता हूँ कौन बिकता है। चांडियो साहब, क्या बिलावल साहब ने मौलाना को धोखा दिया, जस्टिस मंसूर के नाम पर इत्तफाक किया और बाद में पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जाकर जस्टिस याहिया के नाम पर इत्तफाक कर दिया? क्या मौलाना के साथ धोखा किया पीपल्स पार्टी ने? डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं पीटीआई की तरफ से, लेकिन अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए झूठे दलाइल देते हैं जिन पे लोग खड़े नहीं होते। अभी मौलाना साहब को कोई गलत बयानी के साथ गुमराह कर सकता है? मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान है, मौलाना साहब की हर चीज पर नजर है, मौलाना साहब सोच समझ के फैसला करते हैं। मौलाना साहब इनको हर जगह शिकस्त दे गए, ये हर दिन मौलाना साहब पर एतमाद कर रहे थे, अब कह रहे नहीं कर रहे। आपने तो एतमाद किया है, आप अपनी नालायकी बताओ। इस तरमीम में आपका कोई किरदार नहीं है, अगर किरदार है तो सहूलतकारी है। आपने वो हालात पैदा किए कि तरमीम आसानी से पैदा हो गई है। जहां तक ताल्लुक है बिलावल साहब का, बिलावल साहब मौलाना साहब के साथ, किसी के साथ भी, लेकिन मौलाना साहब के साथ तो झूठ बोल नहीं सकते। मौलाना साहब को वो बुजुर्ग समझते हैं, मौलाना साहब के साथ उनके वालिद के जो ताल्लुकात हैं वो पूरा पाकिस्तान जानता है। और आखिरी दिन तक आप हालत तो देखें किस अंदाज से बिलावल साहब, उसी दिन बिलावल साहब मौलाना साहब से मीटिंग करके हैदराबाद आए, हैदराबाद में जलसा किया, फिर रात को वापस गए, फिर मौलाना साहब से मीटिंग हुई है। उनकी कारकर्दगी थे, वो इन सबको शिकस्त दे गए हैं। अब इनको नहीं मानना है, ये हमेशा दलाइल देंगे, कभी अंग्रेजी बोलेंगे, कभी फिगर्स पेश करेंगे, कभी आईनी नुकात पेश करेंगे। भाई आपको शिकस्त हो गई है, 26वीं तरमीम हो चुकी है और उसमें आपका भी बड़ा रोल और किरदार है, आपको भुलाया नहीं जा सकता। जब भी 26वीं तरमीम का जिक्र आएगा आपको भी खराज तहसीन जरूर पेश किया जाएगा। डॉक्टर साहब ऐसे ही भूल भुलैया लेकर लोगों को उलझा देते हैं। एतराफ करें, एतराफ करें, आपको शिकस्त, एतराफ करें आपसे गलतियां हुई है। चांडियो साहब मगर एक बात तो मौलाना जी, चांडियो साहब मगर एक बात तो मौलाना वही कह रहे हैं ना जो बिलावल साहब भी कह रहे हैं। मतलब बिलावल साहब ने भी जलसे में खड़े होकर कहा था कि अगर यूं तरमीम मंजूर ना हुई तो फिर मैं वो कराऊंगा, यानी ब्रूट मेजोरिटी के साथ करा लूंगा, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, मैं वहां जाना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास है वो इंतजाम भी। ये उन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा था। मौलाना भी यही कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ना करता तो फिर वैसे तो हो ही जानी थी, इसलिए मैंने वोट कर दिया और फिर भी बेहतर मुसविदा करा लिया कंपैरेटिवली। तो बात तो मौलाना और एक ही कर रहे हैं कि लोग खरीदे जा चुके थे। तो इसमें खरीदने की बात नहीं हो रही, इसमें बुराई क्या है? जो बिलावल साहब ने कहा कि अगर ये नहीं मान रहे हैं, ये अकेले तौर पे बिलावल साहब ने नहीं करवाया, कमाल तो ये है पूरी पार्टियों को साथ करके किया है। आप देखें हुकूमत के जो अपोजिशन के दोस्त हैं उन्होंने भी किसी न किसी शक्ल में तो उन्हीं की बात मानी है। उन्होंने ठीक कहा है, कोई गलत बात नहीं की। इनकी पार्टी में तो शामिल नहीं हो गए बिलावल साहब, अपनी पार्टी है, उनका अपना रास्ता है, उनके अपने उसूल हैं, उनकी अपनी हिकमत अमली है। ये क्या चाहते हैं कि तमाम पार्टियां पीटीआई के रास्ते पे चलेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। मौलाना साहब की अपनी सियासत है, वो जीत गए। मौलाना साहब और भुट्टो साहब, बिलावल साहब साथ साथ मौका अख्तियार किया है। अब डॉक्टर साहब हैं, बादशाह आदमी हैं, ये इनको हर हाल में पता नहीं आसमानों से ये ले आते हैं पीटीआई की हक में दलील, लेकिन वो चलता नहीं है, ये भी नहीं चल रहा है। ये शिकस्त हुई है, इनको मानना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। वैसे साहब मैंने कामरान नुजरा साहब से 6-7 सवाल किए जो जाहिर है लोगों के जहनों में भी मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पे इबहम है और ये अभी क्लियर नहीं है, ये सवाल उठेंगे। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि शायद और ताखीर हुआ करे, अब तो केसेस के जल्दी निमटने की बजाय। ये आफ्टर थॉट है जो मौलाना को या JUI को आ रहा है, क्योंकि क्या उस वक्त उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त मुसविदा उन्होंने बना लिया है, बाद में उन्हें एहसास हुआ है कि ये मुसविदा तो गलत हो गया, या उस वक्त आज जो मौलाना कह रहे हैं कि भाई मजबूरी थी, हम क्या करते? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊं कि गुजारिश करूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब एक बहुत ही सीनियर वकील हैं, तो उनकी, और वो एक बड़े सीरियस वकील हैं,
तो मुझे ये लगता है कि शायद कहीं पे इसकी प्रैक्टिकलिटी के अंदर कि ये वाकई कैसे होगा, जुडिशल कमीशन कैसे फॉर्म होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बीच के सरबराही नहीं है, दीगर चीज़ें जो हमने कहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की अपील्स कहाँ पे जाएंगी, फुल बेंच कैसे बनेगा, इस तरह के जो प्रैक्टिकल मसले थे इसके अंदर डिलेज कैसे ज़्यादा होंगे, मेरे ख्याल में ये शायद उस वक्त इस तरह गौर नहीं हुआ, जल्दबाजी में हो गया। फोकस इस बात पे रहा कि क्या फायज ईसा साहब रह रहे हैं या जा रहे हैं, क्या आईनी अदालत बन रही है या नहीं बन रही। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो इसे सेलिब्रेट किया है, अभी रैली निकाली है 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी ये देखें वादा पूरा किया है हमने। चांडियो साहब से बहुत बसद एहतराम मैं गुजारिश करता चलूं, चांडियो साहब ने बहुत बड़े पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी होल्ड किया है, तो ये बात कर देनी कि सियासी शिकस्त हो गई है किसी को और बस तस्लीम कर लें और आईनी बातें ना बताएं और अंग्रेजी के लफ्ज़ ना बोलें और लॉजिक ना बताएं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। भाई सियासी शिकस्त तो लोगों को सिंध हाउस के अंदर रख के भी हो गई थी, सियासी शिकस्त तो माजी के अंदर छांगा मांगा के अंदर भी होती रही। क्या आपने कहा कि अच्छा ठीक है बस सियासी शिकस्त हो गई है तो हम जो असूल की बात है वो करनी बंद कर दें? एक उसूल की बात है, इसके अंदर अगर पीटीआई भी शामिल होती, मैं बतौर वकील गुजारिश करूं, अगर इसके अंदर पीटीआई भी शामिल होती तो भी एक असूल की बात है, ये शिकस्त और ना शिकस्त की बात नहीं है। सियासी तौर पे कुछ पार्टीज हार गई, कुछ पार्टीज जीत गई, कल को कोई और पार्टी जीत जाएगी, ये वाली हार जाएंगी, लेकिन अवाम पाकिस्तान वो गरीब जिनके मुकदमे हुकूमत के खिलाफ इन बेंचेस के सामने जाएंगे, वो बेंच जो हुकूमत ने खुद तश्कील दिया होगा, जब मैं जाके कहूंगा कि मेरा बच्चा मिसिंग है या मुझे फलां हुकूमत के महकमे से मुझे लगता है कि पुलिस मुझे हिरासा करेगी, तो उस साइल का मसला वही बेंच सुन रहा होगा, आईनी अदालत जो हुकूमत ने बनाई है। सियासी तौर पे आप जीत गए, हम आप सब के इर्द गिर्द एक थोड़ा सा ढोल बजाना चाहते हैं और आपकी सियासी शिकस्त, आपकी सियासी जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो सेलिब्रेट हो जाए तो साथ ही साथ जो अवाम का मातम चल रहा है उसमें अगर चांडियो साहब भी साथ शामिल हो जाएं और सियासी जीत को एक तरफ रखें तो ज्यादा मुनासिब होगा। सही है। चलिए मैं वैसे इसमें अगर डॉक्टर साहब इजाजत है तो मैं एक सिर्फ कमेंट चांडियो साहब से लेना चाहता हूं। चांडियो साहब, तरमीम का मंजूर हो जाना सेलिब्रेशन की बात है या इसका इफेक्टिव होना इस तरह से कि वाकई इसमें जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी तादाद नीचे आने लगे, वो सेलिब्रेट करने की बात है? क्योंकि ये जो ढांचा है इतने जजेस के साथ है कि आप एक बेंच अलग कर दें और बाकी जजेस बाकी केसेस सुन रहे हो, इससे तो पेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, तो सेलिब्रेशन किस बात की है? देखिए, सेलिब्रेशन तो पहले ये बात इन्होंने मुखालफत की इस तरमीम की, ऐसा रास्ता अख्तियार किया जैसे अकेली पीपल्स पार्टी खड़ी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक दानिशमंदी का रास्ता अख्तियार किया, हत्ता कि मौलाना साहब भी हिमायत कर गए। उन्होंने तो कहा बेंच होनी चाहिए, कोर्ट नहीं। ठीक, हमने कहा चले, मकसद हासिल होना चाहिए, अगर बेंच भी है तो कोई बात नहीं। हमने तो बात मनवाई है, हमने तो 2 कदम पीछे हटने को बेइज्जती नहीं समझा, लेकिन इन्होंने जो इज्जत का मसला बना दिया तरमीम को, उस पर मैंने कहा है कि तरमीम तो हो गई है, आप गलतियां करते हो सियासत में, आप यकीनन एतराफ नहीं करते। और कल मैं किसी का कालम पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा, आसमा शिराजी का था शायद, बड़ा अच्छा था। क्या पीटीआई अपनी सियासी गलतियों का एतराफ कर पाएगी? अपनी सियासी गलतियों का एतराफ करना चाहिए, लोगों को उलझा कर अपनी कामयाबी ना बताओ। आपकी दानिशमंदी इसमें नहीं है कि लोगों को उलझा दो, आपकी दानिशमंदी इसमें है कि अगर कोई गलत हुआ है, अगर कोई पहलू रह गया है, तो आओ मिलजुल कर फिर इस पहलू को ठीक करें, जिसमें मुल्क की बेहतरी हो, जिसमें आवाम की बेहतरी हो। सही, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। मैं काजी फैसल साहब के खिलाफ एहतजाज और एहतजाज करने वालों के खिलाफ लिया जाने वाला एक्शन, इस पे भी बात करते हैं। एक छोटा सा डॉक्टर साहब ब्रेक ले लूं अगर आप इजाजत दें, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हुमायूं साहब, ये जो एहतजाज हुआ है काजी फैसल साहब के खिलाफ लंदन में, तहरीक इंसाफ के पर यह इल्ज़ाम ज़ाहिर हुकूमत ने दिया है कि ये तहरीक इंसाफ ने कराया, और बज़ाहिर जो लोग उसमें एहतजाज करते हैं वो आम तौर पर वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ भी उनके एवनफील्ड हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे होते हैं। तो ये पीटीआई क्यों ऐसे एहतजाजों की हौसला अफजाई कर रही है और अब उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाने वाला है कि उनके पासपोर्ट मनसूख होने जा रहे हैं?
देखिए एक दो बातें मैं पिछले उस पर कमेंट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह है, जो तरामीम पास हुई हैं, एक तो नंबर वन, इतनी ज़्यादा चीज़ों को आप टच कर रहे थे, आपको किस बात की जल्दी थी कि आप उसके ऊपर डिस्कशन ना करें? किस बात की जल्दी थी? जैसे मंसूर साहब के हवाले से किस बात की जल्दी थी? देखिए अगर ये टाइम पे, देखिए अगर ये टाइम पीटीआई ने उसे सर कंट्रोवर्शियल बना दिया, देखिए ना ये बात नहीं है, ये अगर टाइम स्पेसिफिक था, पर्सन स्पेसिफिक था, या फिर ये कोई पार्टी स्पेसिफिक था, ईदर वे ये गलत था। इसके ऊपर आप बहस करो, बेशक इसी को पास करो। नंबर टू, जब आप कहते हो कि ये सारी चीज़ें और आज आपको अपनी गलतियां महसूस हो रही है, क्या आपने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि केस लोड होता क्या है? आपको पता भी है कि केस लोड क्या होता है? आपको पता है कि सिविल केस लोड को क्या मार्क्स देते हैं? आपको पता है कि क्रिमिनल केस लोड को क्या मार्क्स देते हैं? आपको पता है कि जो कमर्शियल सिविल केस लोड है, जिसको हम दीवानी मुकदमा कहते हैं, उसको क्या मार्क्स देते हैं? फिर आप उन तीनों चीज़ों को एड्रेस करके देखते हैं, क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर हम केस लोड देखें, एक अदालत में 100 केस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फर्क है, उसका केस लोड 175 होगा। दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन फर्क है लेकिन 100 ही केस है, उसका केस लोड 65 होगा। डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, लेकिन जब आप मौलाना को सपोर्ट कर रहे थे इस मुसवदे पर, तो आपके जहन में उस वक्त ये बात आनी चाहिए थी ना कि ये जस्टिस मंसूर को रोकने के सिवा और जल्दी क्या हो सकती है? जब यकीन दहानी की जाए और कहा जाए कि वही होंगे, तो इंसान समझता है कि ऑनरेबल लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। अच्छा, अब ये कहते हैं, अभी देखे ना, अभी चांडियो साहब बहुत माशाल्लाह बहुत सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर आदमी है। जैसे इन्होंने कहा बड़े बड़े पोर्टफोलियो लिए है, फिर वो कहते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, फिर वो कहते हैं नंबर्स बताते हैं। अगर हम नंबर ना बताएं तो फिर ये गलत बयानी करते ना। मैं बता देता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि 10% केसेस जो है ना वो आपके आईनी केसेस हैं। 155 या 157 आउट ऑफ 65,000, इसको 0.2% कहते हैं। 10% का मतलब है ये 500 टाइम्स, 500 गुना उसको बढ़ा के कर रहे हैं। मुबालगा राई को दूसरे लफ्जों में झूठ कहा जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि इसके 90% इसमें टाइम जाता है, 90% नहीं जाता है, हार्डली 5% टाइम नहीं जाता उस पर, हार्डली कोर्ट का टाइम उतना नहीं जाता। हाँ, उसकी प्रोजेक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस चीजें मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं ना, तो जरा पढ़ लिया करें। वैसे तो इमरान खान ने नहीं कहा हुआ कि तो अनपढ़ बहुत हैं, ऊपर से ये लोग अपने आप को इंप्रूव भी नहीं करते। वैसे के वैसे ये आगे मैं बढ़ता हूं। आपने जो सवाल किया, देखिए इस तरह है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है, वो पार्टी का वर्कर खाली नहीं होता, अवाम भी है। आपको पता है अवाम भी गुस्से में है। अवाम का हक काजी फायज ईसा साहब ने गज़ब किया था, अवाम का हक गज़ब किया था, मेरा नहीं। उनके वोट का हक इन्होंने हटाया था, अवाम गुस्से में। अब आ गई है हुकूमत की बात। अगेन, नालायक जाहिल निकम्मी हुकूमत, उनको पता ही नहीं है कि मेरे ख्याल में 2021 में ये हाफिज हमदुल्ला साहब के उस पे, या मेरे ख्याल में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट था या लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने कहा था कि नादरा के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट मनसूख करे। हुकूमत के पास तो है ना इख्तियार। मैं इसके ऊपर कानून अभी बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं से बता रहा हूं, ये कर नहीं सकते। अब पासपोर्ट मनसूख ही नहीं कर सकते। ये मेरा बेसिक, as a citizen of Pakistan, this is my basic fundamental right. He cannot do that thing. एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज आप रोक ही नहीं सकते। कोई हमला नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। झूठ बोलते हैं ये लोग, सरेआम झूठ बोलते हैं ये लोग, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, ये किताब के ऊपर हार रख के झूठ बोलते हैं, ये हर जगह झूठ बोलते हैं। सिवाय झूठ के इनका कोई और काम नहीं है। सर, फिर आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्यों यकीन किया अगर आपको पता था कि ये झूठ बोलते हैं? हमने तो मौलाना साहब पे यकीन किया ना। मौलाना साहब ख्याल में वो झूठ नहीं बोलते? हमने मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको झूठ बोलना चाहिए। ठीक है नहीं बोलना चाहिए। चलिए, कानून क्या है जी इस पे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ माजरत चांडियो साहब का टाइम था, बट मैं गुजारिश करता चलूं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को मनसूख करने की कानून के अंदर कुछ कंडीशंस, हमारा 1951 का सिटीजनशिप एक्ट है, 53 के रूल्स हैं, हमारा नेचुरलाइजेशन का एक्ट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन FIA के एक्ट 1974 के नीचे होती है। हमारे कवानीन बड़े तहरीर शुदा है इसके ऊपर। उसके अंदर कुछ कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ती हैं, जिसके बाद हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि आप किसी का पासपोर्ट मनसूख करते हैं।
उसने किसी और ऐसे मुल्क की सिटीजनशिप ले ली है जो कि जिसके साथ आपकी डुअल नेशनलिटी की ट्रीटी नहीं है, उसने जंग में किसी और को सपोर्ट की है, उसने आईने पाकिस्तान की कोई ऐसी वायलेशन की है जो कि म्यूटनी या इस तरह की किसी चीज़ के मुतरादिफ है, ये कहना कि एक रिटायर्ड जज जो अब पाकिस्तान का सिर्फ सिविलियन है, उसी तरह के काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के सिविलियन है जिस तरह के आप हैं या मैं हूं, अगर मैं इंग्लैंड चला जाऊं कल और सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होके कोई शख्स मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दे, तो क्या मैं हुकूमत पाकिस्तान को पिटिशन कर सकता हूं कि उसका पासपोर्ट बंद कर दें? ये कोई, अगर इस बेसिस के ऊपर कि आपने एक पाकिस्तान के सिटीजन को वहां पे उसके इर्द गिर्द नारेबाजी की है तो और आप ऐसे लोगों की ख़त्म कर दें सिटीजनशिप्स, तो क्या पाकिस्तानी कोई इंग्लैंड में प्रोटेस्ट कर सकता होगा किसी भी चीज़ के ऊपर? अगर मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो जाए तो क्या बीवी कह सकती है कि मेरे मियाँ ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, इसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दें? भाई बहुत सारे और आप काम कर सकते हैं। आप इंग्लैंड की पुलिस को कहें किसी ने आपके ऊपर हमला किया है, वो पर्चा काटेगी, उसको हिरासत में लेगी। आप पाकिस्तान के अंदर कहें कि इसने कोई वहां से कोई प्लानिंग हुई थी, उसके ऊपर कोई पर्चा कटेगा, कोई कानूनी मुकदमा चलेगा, लेकिन ये कहना कि उसकी पासपोर्ट हम कैंसिल कर देंगे। इवन अगर एहतजाज नहीं बल्कि हमला भी किया हो, गाड़ी के ऊपर हाथ मारे हो, तो अगर किसी ने हमला नहीं, लेकिन चले हुकूमत अगर फर्ज इंग्लैंड करे में नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है। मैं आपसे कहता हूं कि कानून के अंदर यह लिखना पड़ेगा कि एक आम पाकिस्तानी शहरी जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, उसकी गाड़ी के ऊपर हाथ मारना गैर किसी दूसरे मुल्क में आपके पासपोर्ट को मनसूख कर देने, ये कानून लिखना पड़ेगा, ये कानून में कहना पड़ेगा, फिर कर सकते हैं। वरना उन्होंने कोई म्यूटनी की है पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ काजी फाइजा साहब के बारे में दो बातें करके, इस तरह आप पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर सकते। ये सिटीजनशिप का राइट है। आखिरी जुमला, पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज के अंदर, जिसके अंदर आप सिटीजनशिप को अगर मनसूख कर दें किसी ऐसी वैसी वजह से, या पासपोर्ट्स को मनसूख कर दें, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्योंकि हर शख्स का ये इस्तेहकाक है, हक है कि वो किसी मुल्क का हो, वो डिस्प्लेस्ड पर्सन ना हो और उसके पास ट्रैवल करने की इन अकॉर्डेंस पासपोर्ट के थ्रू इजाजत हो। ये फंडामेंटल राइट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। बिल्कुल ठीक है। चांडियो साहब, अभी जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं वो कह रहे हैं मुबालगा किया गया बिलावल साहब की तरफ से, जो आदाद शुमार दिए गए लोगों को बताने के लिए कहा गया कि 10% आईनी केसेस हैं जो कि 0.2% वो कहते हैं बनते हैं, जो कि बहुत कम फिगर बनती है, और वो कहते हैं 10% जो 90% टाइम नहीं जाता बल्कि 5% टाइम इन केसेस में लगता है। तो मुबालगा करके, जिसे वो झूठ से ताबीर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुबालगा करके यानी झूठ बोल के कायल किया गया कि ये बेंच बनाना बहुत जरूरी है। टाइम बहुत कम है और मैं कभी नहीं चाहता, कभी नहीं किया मैंने कि जातियात के मामला पे इतना टाइम लें कि कौम को और भी बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन पीटीआई के डॉक्टर साहब मुझे बड़े मोहतरम है, मैं उनको साथ हम बैठे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। लेकिन अगर झूठ की बात है, अगर आप इजाजत दे दें, पूरा टाइम गुजर जाएगा। पीटीआई ने कितने झूठ बोले हैं, पीटीआई ने नहीं, खुद खान साहब ने कितने झूठ बोले इस मुल्क में, मैं आपको बताऊंगा तो आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। हम बातों में उनको बहका देंगे। और दूसरी बात जो आपने शुरू में भी की, लंदन में उन्होंने फाइज साहब के लिए किया है, कि लंदन क्या चीज है यार, पीटीआई से मदीना महफूज नहीं है। जब अपनी पसंद पे आए मदीने में बैठकर एहतजाज किया, मदीने में लोगों की तौहीन की, जहां जोर से बोला नहीं जाता है वहां इन्होंने शोर शराबा किया, उनको पकड़ के सऊदी अरब से निकाला गया। ये रिवायत अच्छी नहीं है। आप यहां भी सिर्फ हंगामा करो, बाहर भी हंगामा करो, दुश्मन पे टूट पड़ो, ये सियासत नहीं है, ये दहशतगर्दी है, ये सियासी दहशतगर्दी है। आपको जो उसूल सियासत में मुरविज हैं उनको अपनाएं। हाँ, अगर हुकूक की खिलाफवर्जी हुई है, इंसानी हुकूक की, उनको तो सर आप ये कह रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? चांडियो साहब, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पीटीआई ने आप ये कहना चाह सर आप ये कह रहे हैं चांडियो साहब कि अगर पीटीआई ने 100 झूठ बोले हैं तो एक बिलावल ने भी बोल लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अगर अपनी बात कह रहे हैं तो ठीक है। मैं कह रहा हूं मेरे बिलावल साहब झूठ नहीं बोलते, बात सामने रखते हैं, सीधी रखते हैं। पूरी दुनिया ने उनको तस्लीम किया है कि वो बात का एतराफ करना जानते हैं। वो जिस मां के बेटे हैं, जिस नाना के नवासे हैं, वो जुर्रत के साथ बात करना जानते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। ये बात इन्होंने की हुई है। मैं अच्छा नहीं लगता, मुझे झूठ गिनवाऊंगा ना, इनको शर्म भी नहीं आएगी। शर्म आती तो झूठ बोलते क्यों?
दो तीन मौजूआत पर आना चाहता हूं आगे। एक तो मामला यह है कि जो इन बुनियादी हुकूक की एक यादगार तामीर कराई गई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, देखने में मुझे ज़ाती तौर पर तो वो अच्छी लगी है, जिस तरह से उसमें नस्तालीक किस्म के जुमले, रस्मुल ख़त और जो उसका डिज़ाइन है वो सब अच्छा है, और ये इनिशिएटिव भी बुरा नहीं लगता बज़ाहिर। लेकिन कुछ सवाल चीफ जस्टिस का साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से एक पिटीशन में पूछे गए हैं आज बैरिस्टर अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब की तरफ से। उनका पहला सवाल यह है कि बताया जाए कि बुनियादी हुकूक यादगार की मंजूरी के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया गया। दूसरा सवाल यह है कि बताया जाए कि बुनियादी हुकूक यादगार मंसूबे की मंजूरी किसने दी। बुनियादी हुकूक यादगार प्रोजेक्ट की मंजूरी किस कानून या कायदे के तहत की गई। एक सवाल यह है कि बुनियादी हुकूक यादगार प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के लिए किस कंपनी की खदमात दी गई। बुनियादी हुकूक यादगार प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के लिए कंपनी की खदमात देने के अमल में क्या तरीका अपनाया गया। छठा सवाल यह है कि बुनियादी हुकूक यादगार प्रोजेक्ट की तामीर के लिए किस कंपनी की खदमात ली गई। और सातवां सवाल यह है कि बुनियादी हुकूक यादगार प्रोजेक्ट की कुल लागत क्या है। अपनी आखिरी तकरीर में जो आर्किटेक्ट थे उनका तारुफ कराते हुए जो इसकी इफ्तिताह की तकरीर थी उसमें काजी फैसल साहब ने कहा था कि ये मेरे घर के आर्किटेक्ट थे, मैंने इन्हीं से दरख्वास्त की कि ये इस प्रोजेक्ट को भी देखें। तो इस पर फिर फौरी तौर पर सवाल उठा था कि आपने अपने घर के आर्किटेक्ट से या जाती आर्किटेक्ट से ये मंसूबा क्यों बनवाया। तो अब ये हो सकता है प्रोसेस को फॉलो करके ही बनाया गया हो, लेकिन बहरहाल ये सवाल उठ गए हैं। बैरिस्टर साहब, ये सवाल जो है वो क्या सारे बहुत अहम सवाल और बड़े, इसमें कोई ऐसी बात है कि आप यानी सलमान न्याज़ी साहब को लगता है कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया? देखिए, एक बुनियादी उसूल है पाकिस्तान के अंदर, और ये उसूल सुप्रीम कोर्ट ने ही पाकिस्तान के इदारों को सिखाया। इसको हम पेपरा का कानून भी वैसे कहते हैं, लेकिन एक बुनियादी उसूल है। जब कानून नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए, और अपनी एक नहीं बेतहाशा जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और मैं जेन्युइनली इसमें 20 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, और हाई कोर्ट की तो सैकड़ों जजमेंट्स होंगी, जिसमें अदालत ने ये प्रिंसिपल तय किया कि जब भी कोई पब्लिक एक्सचेकर से एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि सरकारी खजाने से जब भी 1 रुपया भी खर्चा जाएगा, तो उसको खर्चने का कोई तरीका होगा। आप पहले कोई अखबार इश्तिहार करेंगे, आप कहेंगे हम ये एक मॉन्यूमेंट बनाना चाहते हैं, लोग उसके अंदर अपने अपने डिज़ाइंस बताएंगे, कोई कमेटी होगी जो उन सब डिज़ाइंस को देख के एक को पिक करेगी, फिर उसकी कोई कॉस्ट बनाई जाएगी। अखबार इश्तिहार से पूछा जाएगा कि आप कितने में बनाएंगे। एक शख्स कहेगा मैं 10 रुपये में बनाता हूँ, कहता है मैं 11 रुपये में बनाता हूँ, तो 11 रुपये वाले से आप बनवाएंगे, आप 10 से। तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये हर नेशनल एक्सचेकर के एक्सपेंडिचर के लिए, हर कौमी खजाने के एक्सपेंडिचर के लिए यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जहां जहां पे एग्जेम्पशन मिलती है कि आप ये प्रोसेस ना फॉलो करें, वो भी कानून में तहरीर शुदा है कि किन सिचुएशंस में आप ये प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं और इमरजेंसी में दीगर काम कर सकते हैं। जो इस पिटिशन का मकसद है, बुनियादी मकसद है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मॉन्यूमेंट जो कि काजी फैसल साहब ने अपनी जेब से नहीं बनवाया, जो कि हुकूमती सरकारी ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, जो कि सरकारी वसाइल से बना है, जहाँ पे सरकारी एक मॉन्यूमेंट क्रिएटेड है, जहाँ पे पब्लिक लोगों को, आपको, मुझे, हमारे बच्चों को ये इख्तियार है कि हम जाके देखें, अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ें। ये जो पब्लिक की चीज़ है, क्या काजी फैसल साहब ने या किसी और शख्स ने खुद ही इसका एक डिज़ाइन बना लिया, खुद ही उसको अप्रूव कर लिया, खुद और 2 दोस्तों के साथ मिलके, फिर अपने एक दोस्त को कहा कि यार तुम इसको बना दो, उसने कहा मैं 10 रुपए में बनाऊंगा, चलें उसको मना लिया कि तुम 6 में बना दो। लेकिन ये कैसे किए फैसले? क्यों एक पाकिस्तान के दीगर लोगों से नहीं पूछा कि कोई 3 रुपए में बना देगा, नहीं बना देगा, वैसे 6 की कॉस्ट पड़ रही है, क्यों नहीं पूछा गया दीगर लोगों से? ये सब उन्होंने नहीं किया, अभी हमें मालूम नहीं, हो सकता जवाब आए तो पता चले कि सारा हो सकता है, सारा प्रोसेस फॉलो किया गया और हमें हमारे इल्म में ना हो, ऐन मुमकिन है, इस बात का इम्कान है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ये सारा प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया तो फिर क्या? इस 2 किस्म की कार्रवाई हो सकती है। एक तो क्योंकि ये एक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, जिसको कानून के अंदर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कहते हैं, तो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस की जो खिलाफ वर्जी होती है वो या एंटी करप्शन के अंदर जाती है, या नैब में जाती है, या किसी फ्रॉड केस के अंदर जाती है। यूजुअली नैब या एंटी करप्शन का केस बनता है। दूसरी बात, वरना तो इस तरह की कोई शिकायत अब 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने नहीं जा सकती थी, क्योंकि काजी फैसल साहब अब जज नहीं रहे। लेकिन काजी फैसल साहब ने खुद ही
अपनी टेन्योर के अंदर ये फैसला करवाया जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के केस के अंदर जाने के बाद कि जज जाने के बाद भी 209 के अंदर बुला के डिसमिस करवाया जा सकता है। तो हो सकता है अगर ये प्रूव हो जाए करप्शन साइड पे या नैब की साइड पे कि वाकई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, तो एक 209 का रेफरेंस भी फाइल किया जाए और बेशक एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों, अगर 209 के अंदर जो जजेस बैठे हैं अगर वो मुनासिब समझें तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी हो सकती है। दोनों की ऑप्शंस मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। चलिए, आप पता नहीं आप मुस्कुरा रहे थे, इस पर कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल अगला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, इसका बिल लाया जा रहा है और ये शायद 23 तादाद हो जाए। दूसरी राय इस पर यह है कि भाई तादाद अगर बढ़ानी है तो लाहौर हाई कोर्ट में इतने जजेस की असामियां खाली हैं, पहले उसको पूर्ण करेंगे, जहां पर पेंडेंसी ज्यादा है पहले उसको करें फिर इसको करें। लेकिन चले कहीं से भी शुरू हो, आपको एतराज है इस पर कोई? आप मुझे ऐसे कह रहे हैं, आप कहते हैं कि जी पहले हम कोट पहन लेते हैं उसके बाद हम बनियान पहनेंगे। अक्ल में समझ आती है बात? नहीं आती ना, मुझे भी नहीं आती। फिर कोई आके कहेगा कि जी डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी है लेकिन फलाना 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 शुरू हो जाएगा। देखिए, जब नीयत खराब होना, आपका काम ठीक हो ही नहीं सकता। जब नीयत के अंदर फतूरो काम ठीक हो नहीं हो सकता। मैं इसलिए हंस रहा था कि जब ये बता रहे थे ना कि ये सारा इस तरह हो गया और प्रोसीजर की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात है कि अगर ये सच है तो गए काम से नहीं, वो कार्रवाई तो कोई करेगा, कौन करेगा? देखते हैं ना, मतलब देखिए वह तो इज्जो मंतशाओ वह तो जिल्लो मंतशाओ। यानी आप इशारा दे रहे हैं कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो आप ये नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत से पहले हो जाएगा, बहुत कुछ पहले हो जाएगा। अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने उन्होंने वो जो मॉन्यूमेंट्स बनाए या जो वो स्क्वायर शेप में बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम उसके और उसके अंदर मार्बल लगा होगा, अच्छा लग रहा है उसके अंदर देखिए मार्बल, मतलब मुझे तो पसंद है। सुने ना, मार्बल लगा होगा ना। हाँ। अब मार्बल वो बहुत ज्यादा हुआ, फर्स्ट करें हम कहते हैं स्पेनिश मार्बल लगा हुआ है। हाँ। स्पेनिश मार्बल का एक प्राइस होती है। अगर आप स्पेनिश मार्बल लगाते हैं पर स्क्वायर फुट के लिहाज से लगाते हैं, वो टोटल जो उसका जो जगह होगी वो 100 स्क्वायर फुट नहीं होगी मार्बल की, बाकी अंदर तो उन्होंने मट्टी शट्टी वही की होगी ना। इसको अगर हम आज कर लेते 12 करोड़ पे तो ये बन जाता है 1.2 मिलियन या 2.1 मिलियन या 1.2 मिलियन पर स्क्वायर फुट के लिहाज से हो जाता है। अगर मैं अपने घर में मार्बल लगाना चाहता हूं, स्पेनिश मार्बल लगाना चाहता हूं, सब चीजें मिला के एवरीथिंग इंक्लूड करके मैं 18,000 पर स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं जाता। मैं 18,000 पर स्क्वायर फुट से नहीं जाता। ये तकरीबन 12 लाख या 21 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट पे चले गए। मैं अब इसके डॉक्टर साहब गुजारिश है, बसद एहतराम, गुजारिश है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं कि कितने पे हुआ, ये तो जब असल में कागजात मैं तो कह रहा हूं अगर ये सच हुआ, हम बात ये कर रहे हैं कि जितना भी हुआ, लेट्स से कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल मुनासिब रेट्स पे किया, लेकिन देखना ये है कि क्या वो क्या प्रोसेस कानून फॉलो किया गया, फॉलो हुआ, और अगर फॉलो हुआ है तो फिर जो भी रेट्स हैं, और अगर फॉलो नहीं हुआ तो जितना भी सस्ता बनाए, ठीक है भाई, जमीन तो हुकूमत की है ना। चले अगर मुफ्त भी किसी ने बना दिया है तो जमीन तो हुकूमत की है ना। चलिए जी, आज नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह किया गया, संज्ञा बुनियाद रखा गया। मरियम नवाज साहिबा ने इस पर जो है वो उसकी वजाहत की है, उस सवाल की जो अभी उठा नहीं है, उठ सकता है मुमकिन सवाल कि भाई इस अस्पताल का नाम नवाज शरीफ के नाम पर क्यों रखा गया। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। के पैसे से अगर अस्पताल बना रहे हैं तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम क्यों रखा? उसकी वजह यह है कि जहां नवाज शरीफ का नाम आता है लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पे क्यों रखा। जहां नवाज शरीफ का नाम होता है लोग आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, जो कि उनका हक है, मैं इस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल लोग उनके नाम पर एतमाद करते हैं और वो अपना इलाज बाहर से जाकर कराते हैं। लेकिन इस पर नाम किसी सियासी शख्सियत के नाम पर नाम रखने पर तो कोई कानून नहीं लगता ना। वैसे साहब ये ना कह दीजिएगा इस पर भी कोई कानून है। नहीं, देखिए, हुकूमत वक्त जो प्रोजेक्ट्स बना रही होती है उनकी सवाबदीद है। इसके अंदर तो एक पिटिशन फाइल हुई थी अब से कुछ अर्सा पहले, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिस पिटिशन के अंदर पूछा गया था कि जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे कराची का एयरपोर्ट है, इलामा इकबाल के नाम पे लाहौर का एयरपोर्ट है, तो इस्लामाबाद का पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पे क्यों रखा। इसके ऊपर कुछ बहस होती रही, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट हुकूमत की सवाबदीद है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश इतनी सी है कि वो
लुडविग विटकनस्टाइन एक जर्मन फिलोसोफर था, उसने कहा कि द हार्डेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये है, इज नॉट टू फूल योर सेल्फ, अपने आप को धोखा ना देना सबसे मुश्किल काम है। मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि अपने आप को धोखा देना बंद कर दें। बहुत शुक्रिया आपका मौला बख्श चांडियो साहब, आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर मायूम साहब और बैरिस्टर साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।